नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। जी हाँ दोस्तों, आपकी आने वाली एग्जाम के लिए हम आज लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल पेपर में शामिल किए गए दोस्तों। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको उनके आंसर बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के बाहर का नहीं देखने को मिलेगा आपको। पहला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले कौन थे, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि ब्रिटिश संसद का जो सदस्य बने थे वो पहले कौन थे, ठीक है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं में से बताना है आपको। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1892 में, ठीक है, वर्ष 1892 में दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से फिन्सबुरी सेंट्रल से चयनित होने वाले पहले ब्रिटिश भारतीय संसद बने थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए, ठीक है, बिल्कुल रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। इसे अतिवादियों या उग्रवादियों भी बोला जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना। आपको यहाँ उग्रवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था, इस प्रकार से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा वर्ष 1916, ठीक है। वर्ष 1916 में दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी, लखनऊ में संपन्न हुआ था, ठीक है। इस अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस के दोनों गुटों उग्रवादियों तथा उदारवादियों के का पुनर्मिलन जो है दोस्तों वो एनी बेसेंट के सहयोग से हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा किसके सहयोग से हुआ था, एनी बेसेंट के सहयोग से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा एक पठार है जो स्थित है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कौन सा पठार स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर ए मालवा का पठार, जिसकी लंबाई 530 और 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीपीय के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा मालवा का पठार। मध्य प्रदेश में प्रथम खेल नीति कब बनाई गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमपीजीके के अंतर्गत दोस्तों ये क्वेश्चन आपको लगातार रिपीट होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। वर्ष 1990, ठीक है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में प्रथम खेल नीति वर्ष 1990 में बनाई गई थी। और दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 30 जून 2005 को, ठीक है, 30 जून 2005 को खेल के विकास हेतु नवीन खेल नीति 2005 अनुमोदित की, ठीक है। याद रखिएगा नवीन खेल नीति कब अनुमोदित की गई? वर्ष 2005 में, और प्रथम खेल नीति वर्ष 1990, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से किसे ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों परिप्रशांत कटिबंध, ठीक है, परिप्रशांत कटिबंध अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ठीक है। याद रखिएगा परिप्रशांत पेटी प्रशांत महासागर के तटीय भागों में से एक मेखला के रूप में मिलती है। इसे प्रशांत महासागर का ज्वालाव्रत भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो ये भी आपको बनना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून पूछा गया है, तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा जो है दोस्तों वो चेन्नई में होती है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी ऊपर नीचे हो गया थोड़ा दोस्तों, आपको केवल आंसर याद रखना है चेन्नई में होती है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा। और दोस्तों चेन्नई में अधिकांश वर्षा अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है, ठीक है ना। याद रखिएगा। और दक्षिण पश्चिम काल में मानसून काल में जो सबसे कम वर्षा होती है वो चेन्नई में होती है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय में मासिनराम में होती है, ठीक है, जो कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है।
निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया? दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन लगातार आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि दिए गए ऑप्शन में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया। ठीक है ना दोस्तों, चारों ऑप्शन को पढ़ना है आपको। पहला है आपका शेरशाह, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। ठीक है, इन्हीं में से बताना दोस्तों आपको कि वो कौन है जिसने मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा कि मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात मुगल शासक अकबर के समय हुआ था और यह व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है? ठीक है, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है ना, काफ़ी इजी बट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पूछा जाता है लगातार। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इनपुट इकाई कौन सी है। ठीक है, तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से कीबोर्ड, माउस और लाइट पेन तीनों ही आपकी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है और लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, वर्ष 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वो थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है, हो सकता है आपकी आगामी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्ष 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वो कौन थे दोस्तों? वो थे ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेग्यू। ठीक है, वर्ष 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू की देन थी। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना है। ठीक है ना, और दोस्तों तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कारण वर्ष 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है ना, और इसी अधिनियम के द्वारा दोस्तों द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरे लोगों को संदेश भेजने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सभी को पता है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़े ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसे ईमेल कहा जाता है। ठीक है, किसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरे लोगों को संदेश भेजने की जो क्रिया है इसे ईमेल कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो कि सबसे फर्स्ट में दिया गया है, आपको खाली आंसर याद रखना है ईमेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्षेत्र में, ठीक है ना, याद रखिएगा, इस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा पछुआ पवनों के साथ आने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होती है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, शीत ऋतु में वर्षा। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि भारत के सबसे पूर्वी राज्य और सबसे पश्चिमी राज्य क्रमशः दोस्तों याद रखिएगा कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों देखिए, भारत के राज्यों का पूर्व से पश्चिम का जो क्रम है दोस्तों इस प्रकार है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर आएगा आपका असम, फिर आता है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर आता है गुजरात। ठीक है, तो सबसे पूर्वी राज्य हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य हो गया गुजरात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ये आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, आपको बताना है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन की जो शुरुआत है दोस्तों याद रखिएगा 25 मार्च 2015। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा 25 मार्च 2015 को हुई थी। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य जो था दोस्तों भारत को विश्व स्तरीय कंप्यूटिंग शक्ति बनाना है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या अनुप्रयोग है?
ठीक है, आपको बताना दोस्तों रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या अनुप्रयोग है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा ऑर्डर प्रोसेसिंग, पेमेंट और इन्वेंट्री स्तर की निगरानी। ठीक है, इन तीनों ही, ठीक है ना, इन तीनों में ही उपयोग है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या अनुप्रयोग है, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में भी है दोस्तों, पेमेंट भी है और इन्वेंट्री स्तर की निगरानी रखना भी इसके अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। गोंडवाना की शासिका रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि गोंडवाना की शासिका रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये कहाँ पर है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इन्हीं में से बताना है आपको। बरेलग्राम, बरेली, गुरारखेड़ा या त्रिपुरी जबलपुर। तो दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा रानी दुर्गावती का समाधि स्थल जो है दोस्तों जबलपुर के बरेल ग्राम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा जबलपुर का बरेल ग्राम। और दोस्तों अगर आपको जन्म पूछा जाता है तो आपको याद रखना है इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा। मदनमहल कहाँ स्थित है, काफ़ी इजी बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ठीक है, और राजा मदन सिंह द्वारा यह बनवाया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निम्न में से किसका एक उदाहरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। और काफ़ी लोगों को तो इसका आंसर भी पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है दोस्तों वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है ना, याद रखिएगा। दिए गए ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण, इसके अंतर्गत आएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर के सिंधिया राजवंश के संस्थापक कौन थे। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन एमपीजीके के अंतर्गत, तो याद रखिएगा सिंधिया परिवार की जो स्थापना है दोस्तों वो राणोजी सिंधिया ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा राणोजी सिंधिया ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा राणोजी सिंधिया। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरबा जनजाति की पंचायत को किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो दोस्तों आप सिलेक्शन के और भी करीब चले जाते हैं। तो याद रखिए दोस्तों कोरबा जनजाति की जो पंचायत है दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मयारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा मयारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से केमर जनजाति का लोक नृत्य है। अब आपको बताएं दोस्तों कि केमर जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा त्रितिली। ठीक है, त्रितिली नृत्य मध्य प्रदेश के केमर जनजाति का एक लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा इस जनजाति की 2 या 3 महिलाएं जमीन पर बैठकर नृत्य प्रदर्शन शुरू करती है। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा, देखिए सर्च इंजन तो सभी को पता है दोस्तों क्या होता है। सर्च इंजन एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है दोस्तों जिसका प्रयोग इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइट तथा वेब पेजों को सर्च करने में किया जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका गूगल, अल्टाविस्टा और साइंस डायरेक्ट ये तीनों ही आपके सर्च इंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपका कौन सा नहीं आता है, खाली ऑर्कुट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑर्कुट जो है दोस्तों एक सर्च इंजन का उदाहरण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति। अब आपको बताना दोस्तों कि जब हमारे ब्लड में या रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो दोस्तों जो श्वास की गति होती है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। नीचे 4 फसलों के नाम दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको नीचे 4 फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों मक्का में, ठीक है, मक्का में मंड यानी स्टार्च होता है जिसको एथेनॉल में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, और जिससे अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा मक्का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। ठीक
ठीक है, आपको बताना दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा किसकी अध्यक्षता में किया गया था अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है दोस्तों श्रीमती जयंती पटनायक की अध्यक्षता में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा श्रीमती जयंती पटनायक। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 फरवरी 2007 को गठित बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था। ठीक है, आपको बताना है 23 फरवरी 2007 को गठित बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा शांता सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया दोस्तों शांता सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा शांता सिन्हा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन पूछा गया दोस्तों, तो याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 149 में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 149। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के आयुक्त का चयन किया जाता है। आपको बताना दोस्तों कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के जो आयुक्त होते हैं इनका चयन जो है दोस्तों वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति, जिसमें दोस्तों गृह मंत्री, लोकसभा और विपक्ष के नेता द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाता है। किसका, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के आयुक्त का चयन। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों ये सभी। केंद्रीय सूचना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अब आपको बताना दोस्तों कि केंद्रीय सूचना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। दीपक संधू का नाम याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों दीपक संधू जो है केंद्रीय सूचना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति बने। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शिवाजी के सबसे छोटे बेटे का जो नाम था दोस्तों वो राजा राम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। जो दोस्तों अपने सौतेले भाई संभाजी की मृत्यु के पश्चात वर्ष 1690 में मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति बने। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, जिनको आपने पढ़ा इनके आंसर याद रखिएगा दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको इनके आंसर याद होना चाहिए। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।